दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर से आप भली भांति परिचित होंगे या कभी ना कभी आपके लिए भी ये टाइफाइड फीवर हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं टाइफाइड फीवर क्या होता है। तो सबसे पहले हम टाइफाइड फीवर की डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, टाइफाइड फीवर इज अल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर। तो जो टाइफाइड फीवर है इसे एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। टाइफाइड फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक। तो क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक में हो जाता है। मतलब कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उनमें ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम टाइफाइड फीवर बोलते हैं। एंड ओकेशनली द ब्लड स्ट्रीम, तो साथ ही ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी हो जाता है, हो सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे ही हमारे इंटेस्टिनल में होता है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है अगर, तो इंटेस्टाइन क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो ये एब्जॉर्ब होकर बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है, जिससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी हो सकता है इन्फेक्शन। और साथ ही साथ ब्लड स्ट्रीम के साथ साथ हमारे लिम्फ नोड, स्प्लीन और जैसे कि गॉल ब्लैडर में भी ये हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद टाइफाइड फीवर इज स्टिल कॉमन इन मैनी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो हमें टाइफाइड फीवर के पेशेंट देखने को मिलते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइफाइड फीवर के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। वेयर इट इज़ अफेक्ट अबाउट 21.5 मिलियन पर्सन ईच ईयर। तो देखिए, तकरीबन 21.5 मिलियन पर्सन हर ईयर, मतलब हर साल देखने को मिलते हैं इतने पेशेंट, ठीक है ना। 21.5 मिलियन, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें पॉजिटिव एजेंट की कि किस कारण से होता है, कौन सा बैक्टीरिया इसे कॉज करता है। तो इसे कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो होता है साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड फीवर को कॉज करता है, ठीक है ना। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 to 12 14 डेज। 10 to 14 डेज के अंदर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करके हमें इन्फेक्शन कर देता है और ये जो सिम्टम्स हैं वो शो करने लगता है, ठीक है ना। तो कुछ ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज। चलिए इसके बाद हम आगे समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की ये कैसे फैलता है टाइफाइड फीवर। तो डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, टाइफाइड फीवर है उसके लिए, और आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी चांसेस हो सकते हैं ऐसे होने के। साथ ही साथ कंटामिनेटेड वाटर एंड फोमाइट, मतलब कि अगर जो आप दूषित पानी पीते हैं, ठीक है ना, कंटामिनेटेड जो वाटर है, पानी है, वो पीते हैं, और फोमाइट मतलब कि जो भी वस्तुएं हैं अगर इन्फेक्टेड हैं वो टाइफाइड वाले पेशेंट से, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं टाइफाइड फीवर के। इसके बाद बात करते हैं हम इन्फेक्टेड मिल्क एंड वेजिटेबल। क्या होता है, इन्फेक्टेड मिल्क है, ठीक है, इन्फेक्टेड मिल्क पी रहे हैं आप। फिर साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, वो इन्फेक्टेड हैं, या बोला जाए कि बहुत दिनों से सड़ी गली हैं, या वो ठीक नहीं है, अनहाइजीनिक हैं, या बोला जाए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने खाना खाया और वही खाना एक हेल्दी पर्सन ने खा लिया, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन से झूठा खाना एक हेल्दी पर्सन में खा लिया, तो उसे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेजिटेबल भी कॉज कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं टाइफाइड जर्म आर पास्ड इन द फीसेस एंड सम एक्सटेंड यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। तो देखिए, जो फीसेस के थ्रू भी फैल सकता है, मतलब स्टूल के थ्रू भी फैल सकता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्टूल पास करने गया है, मतलब कि मल पास करने गया है, और क्या हुआ कि उसने आते टाइम क्या किया, प्रॉपर तरीके से अपने हैंड वॉश नहीं किए, और उन्हीं इन्फेक्टेड हाथों से उसने क्या कर लिया कि जो भोजन होता है, जो खाना होता है, जो फूड होता है, अगर उसे टच कर लेता है उन इन्फेक्टेड हाथों के कारण, तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीज है ये फैलने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है, अगर वो खुले में शौच करने जाता है, खुले में स्टूल पास आउट करने जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर जो पीने योग्य पानी है अगर वहीं आसपास, तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया है इसके कारण भी फैल सकता है, अगर वो पानी किसी हेल्दी पर्सन ने यूज किया है तो। कुछ इस प्रकार से ये भी फैल सकता है फीसेस के थ्रू। साथ ही साथ यूरिन के थ्रू भी फैल सकता है, मतलब कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने कहीं यूरिन पास आउट किया और वहीं एक हेल्दी पर्सन यूरिन पास आउट करने चला गया, तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया एक हेल्दी पर्सन में भी इंटर कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं इस बैक्टीरिया के फैलने के, साल्मोनेला टाइफाई। चलिए इसके बाद हम आगे एटियोलॉजी समझते हैं कि कैसे कैसे और ये हो सकता है, क्या कॉजेज होते हैं। तो देखिए,
यूजिंग ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेटेड टॉयलेट। देखिए कंटामिनेटेड टॉयलेट, अगर दूषित क्या है टॉयलेट है, अगर वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन नहीं है, जो टॉयलेट है गंदी है और इन्फेक्टेड पर्सन वहां पर बार बार जा रहा है और साफ नहीं कर रहा है टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से, वॉश आउट नहीं है, और वहां पर एक हेल्दी पर्सन भी जाता है उसी टॉयलेट में, तो कहीं ना कहीं ये फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अनहाइजेनिक प्रैक्टिस, मतलब कि अगर आप प्रॉपरली अपने आप की स्वच्छता नहीं रखते हैं, प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं पहनते हैं साफ सुथरे और अपने आप को नहीं रखते हैं, प्रॉपर तरीके से नहाते नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। पुअर सैनिटेशन, मतलब कि अगर आप अस्वच्छता रहते हैं, मतलब कि कम स्वच्छता रखते हैं अपनी बॉडी में, स्वच्छ नहीं रखते अपनी बॉडी को, तो कहीं ना कहीं ये फैलने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड। अगर जो फूड है आपका बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, गंदा है, ठीक नहीं है, अनहाइजेनिक है, तो फूड के माध्यम से बहुत जल्दी ये फैलता है। अगर जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से पका नहीं है, कच्चा खा रहे हैं आप, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करने के चांसेस होते हैं। या बहुत ही सड़ा गला फूड है, बहुत पहले से रखा हुआ है और वही फूड आप बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये डिसीज फैलने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। तो देखिए जो पानी है वो अगर वो कंटामिनेटेड है, या बोला जाए कि अगर झूठा पानी आप एक इन्फेक्टेड पर्सन का पी लेते हैं जिसको ये डिसीज है, टाइफाइड फीवर है, वही जो पानी है वही एक हेल्दी पर्सन पी लेता है, तो फैलने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब कि अगर किसी को ये डिसीज होती है तो क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं टाइफाइड फीवर होने से। तो देखिए सबसे पहले फीवर हो सकता है 103 डिग्री से ज्यादा भी अबव जा सकता है इस टाइफाइड फीवर के कारण, ठीक है ना। इसके बाद स्लीपलेसनेस, मतलब कि जो ठीक तरह से नींद न आएगी, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, मतलब कि जो हमारा जो एब्डोमेन होता है वहां पर पेन देखने को मिल सकता है। एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ डायरिया, मतलब कब्ज और डायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। एंड हेडेक, ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट देखने को मिल सकती है। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी। स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड, देखिए क्या कहा था कि जो ब्लड के माध्यम से हमारे लिम्फ नोड को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है ये बैक्टीरिया, तो लिम्फ नोड में भी क्या हो सकती है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है, हो सकता है कि नाक से खून भी आने लगे अगर ये सीवियर कंडीशन हो जाती है तो, ठीक है ना। कफ भी देखने को मिल सकता है, व्यक्ति को खांसी आएगी। एनोरोक्सिया भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बात करें, चलिए इसके बाद हम बात करें तो देखिए some people with typhoid fever develop a rash called rose spot which are small red spot on the belly and chest। तो क्या हो सकता है, रोज स्पॉट मतलब कि गुलाब के धब्बे जैसे, या बोला जाए स्मॉल रेड स्पॉट मतलब कि छाती पर छोटे छोटे धब्बे भी देख सकते हैं, कहाँ पर, हमारे चेस्ट पर, छाती पर। अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो रेड स्पॉट भी हमारे छाती पर दिख सकते हैं छोटे छोटे से, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की, कि डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कैसे किए जा सकते हैं, कैसे डायग्नोस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, सीवीसी टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि अगर ये इन्फेक्शन होता है तो ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि WBC हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में एडमिनिस्टर क्लोरामफिनॉल दे सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन एंड अजिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि प्रेस्क्राइब की जाती हैं एक थायराइड फीवर वाले पेशेंट को। इसके बाद प्रोवाइड वेल बैलेंस डाइट, हमें प्रॉपरली तरीके से जो डाइट होती है वो प्रॉपरली तरीके से देनी होती है। हमें क्या करना होता है कि ऑयल से बनी हुई जो चीजें होती हैं, जो खाना होता है, उसे अवॉइड करना होता है और हेल्दी फूड प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है ना। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, हमें प्रॉपरली तरीके से जो अगर इलेक्ट्रोलाइट है वो मेंटेन करके रखना होता है, प्रॉपरली तरीके से व्यक्ति को पानी भी पिलाना होता है ताकि जो पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना बने, ठीक है ना। इसके बाद चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर्स टू प्रिवेंट द बेड सोर। बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को क्या करना है कि 2 आवर्स में क्या करना है कि पोजीशन चेंज करते रहना है, ठीक है ना, अगर व्यक्ति क्या है बेड पर है। इसके बाद 4 आवरली माउथ वॉश इन गिवन टू प्रिवेंट पेरोटाइटिस। तो देखिए पेरोटाइटिस डिसीज से बचने के लिए क्या करना है, हमें प्रॉपरली माउथ वॉश करना है। पेरोटाइटिस क्या होती है, एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें पेरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। इसे रोकने के लिए हमें प्रॉपरली तरीके से पेशेंट को कहना है कि प्रॉपरली तरीके से जो अपना माउथ है प्रॉपरली वॉश करे एवरी 4 आवरली, ठीक है ना।
इसके बाद एडवाइस टू कंप्लीट बेड रेस्ट, तो हमें एडवाइस देनी है पेशेंट को कि तो वो अपने मतलब जो बेड रेस्ट है वो प्रॉपरली तरीके से ले, ज़्यादा एक्टिविटी ना करे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन। तो देखिए प्रिवेंशन की हम बात करें तो इम्प्रूव इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मतलब कि जो आपके आसपास का वातावरण है आपको उसे स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से हाइजीन रखना है, ठीक है ना। एंड प्रोवाइड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, तो आपको हमेशा पीने योग्य पानी ही पीना है, जो पीने योग्य हो, कंटामिनेटेड वाटर बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है, अवॉइड करना है उसे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में भी गिवन इंट्रावेनसली, तो आप फ्लूइड गिवन कर सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अगर उनकी कमी होती है बॉडी में, जो भी इलेक्ट्रोलाइट कार्बन जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है ना, तो ये अगर कमी होती है बॉडी में तो आप इंट्रावेनसली पेशेंट को दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इम्प्रूव फूड हाइजीन, तो जो फूड है और जो खाना है आपको प्रॉपरली तरीके से उसे हाइजीन करके रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, प्रॉपरली तरीके से उसे कंटामिनेटेड होने नहीं देना है। और जो वासा होता है, जो पहले बहुत दिनों से रखा होता है फूड, आपको उसे अवॉइड करना है, नहीं खाना है, ठीक है ना। एजुकेट द पब्लिक रिगार्डिंग कॉज ऑफ स्प्रेड, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर, जिसको क्या हुआ है कि टाइफाइड फीवर हुआ है पेशेंट को, तो उसे क्या करना है कि आपके लिए एजुकेट करना है, कॉजेज बताना है, उसके ट्रीटमेंट बताना है, कैसे फैलता है ये बताना है, ये सब कुछ आपको उसके लिए बताना है जिसके लिए ये जो डिसीज है ये हुई हो, टाइफाइड फीवर जिसके लिए हुआ हो। इसके बाद फाइंड आउट कैरी एंड ट्रीट देम प्रॉपरली, फाइंड आउट करना है कि जो टाइफाइड फीवर है वो फैल कैसे रहा है और उसे ट्रीट करना है। इम्यूनाइजेशन व एंड चलिए इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, कोलिसिस्टाइटिस मतलब कि हमारे गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं, ठीक है ना। जॉइंडिस भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, थ्रोम्बोफिल बेटाई बाइट, अरे यार जो कहते नहीं बन रहा इसकी, थ्रोम्बोलेपाइटिस। इसके बाद हम बात करते हैं थ्रोम्बोफिलाइटिस मतलब थ्रोम्बोलेवाइटिस। इसके बाद हम बात करते हैं थ्रोम्बोफिलाइटिस, मतलब कि इसका ये होता है कि ब्लड में क्लॉट बनना, मतलब कि हमारे जो इंट्रावीनस होती हैं उनमें क्लॉट बनने के चांसेस हो सकते हैं। सेप्टिसेमिया का मतलब होता है ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन जो कि देखे जा सकते हैं। मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है, डेलिरियम एंड इंटेस्टिनल परफोरेशन, तो ये कुछ क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशन होते हैं इस डिसीज से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर